Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. Let's start today's journey with one of the fathers of English literature, and truly and undoubtedly, he is regarded as the father of English poetry, Geoffrey Chaucer. जेफरी चासर को फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और पोइट्री इसलिए कहा जाता है कि इनके यहाँ बहुत सारे ऐसे ट्रेड्स हैं, ऐसी बहुत सारी वजूहात हैं, ऐसी बहुत सारी इनकी पोइट्री में पाइनियर टाइप की चीज़ें मौजूद हैं, जिनकी बिना पे इनको फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री और फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है। इन्होंने बहुत सारे ट्रेंड्स सेट किए, इन्होंने बहुत सारे ट्रेंड्स इंट्रोड्यूस करवाए, और वही ट्रेंड्स जो सेट किए गए वही आने वाले दौर में बहुत सारी राइटर्स ने फॉलो किया और एक्सेल किया। चलें हम स्टार्ट करते हैं कि उनकी जो लाइफ, उनकी हिस्ट्री, उनकी बायोग्राफी और उनकी राइटिंग्स में ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट ट्रेड्स हैं। First, if we talk about his early life, Chaucer was born in London around 1343, a time of a significant social and political change. His father was a successful wine merchant. He served in the royal court of King Edward III and King Richard II, traveling abroad and holding important positions. So, 14th century and service of two great kings of that time. तो उनकी एक काफ़ी कंट्रीब्यूशन है, नॉट ओनली इन लिटरेचर बट इन पॉलिटिक्स एंड डिप्लोमेसी। अगर हम इनके लिटरेरी करियर के बारे में बात करें तो ही रोट प्रोलिफिकली हिज वर्क्स रिफ्लेक्टिंग द सोशल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस करंट्स ऑफ हिज टाइम। ये जो रिलीजियस, पॉलिटिकल एंड सोशल करंट्स है, ये उनकी राइटिंग में नज़र आएंगी। जो वर्क्स हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे, प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स है, इनकी जो बाकी बुक्स हैं उसमें ये सारा जो करंट्स हैं वो नज़र आएंगे। If we talk about the prime work of his poetry, तो सबसे पहले आती है द कैंटरबरी टेल्स, चासर्स मास्टरपीस. It is basically a collection of stories told by a group of pilgrims traveling to Canterbury Cathedral. लोग तकरीबन 29-30 के करीब लोग थे, pilgrims थे. They were all moving from all over England, all over the areas of England. ये सब के सब इकट्ठे हुए एक टैबर्ड इन पे, और यहाँ पे इन्होंने अपनी अपनी स्टोरीज जो है वो सुनाई. एंड दे वर ऑल हेडिंग टूवर्ड्स कैथेड्रल, जो था कैंटरबरी का, उसकी तरफ ये लोग जा रहे थे पिलग्रिमेज के लिए. The tales represent diverse genre from romance and chivalry to satire and moral tales. Each pilgrim tells a story. The story of the pilgrimage itself provides a framework for the individual tales. इसमें इंडिविजुअल टेल्स हैं, इंडिविजुअल टेल्स से आपको बहुत कुछ मिलेगा. इन कैरेक्टर्स की जो नॉट ओनली अपीयरेंस बल्कि इनकी पर्सनैलिटी और इनके जो कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में, इनका जो सोशल स्टेटस, उसके बारे में आपको इन पिलग्रिम्स के बारे में पता चलेगा. अगर हम चासर की कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करें इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो ही हेल्प्ड स्टैंडर्डाइज द इंग्लिश लैंग्वेज, पेविंग द वे फॉर मॉडर्न इंग्लिश. He introduced new words and phrases into the language, and he used a variety of dialects, कैप्चरिंग द रिचनेस ऑफ स्पोकन इंग्लिश. इनकी डायलैक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया जाता है. अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स इट वाज द फर्स्ट रेगुलर डायलैक्ट. रूरल डायलैक्ट था अगरचे. आप जब चासर की प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स पढ़ेंगे तो आपको इसमें एक ओल्ड इंग्लिश का रंग नज़र आएगा. ओल्ड इंग्लिश जो कि समझने में थोड़ी मुश्किल है, इसके स्पेलिंग भी डिफरेंट है, इसका प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट है. सो फॉर द फर्स्ट टाइम पोइट्री की लैंग्वेज जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएगी, और बताया गया कि जो पोइट्री है इसकी लैंग्वेज किस तरह की होनी चाहिए और डायलैक्ट कैसा होना चाहिए. अगर हम इनके इन्फ्लुएंस के बारे में बात करें ऑन लेटर पोइट्स एंड राइटर्स, तो सबसे पहला नाम आता है शेक्सपियर का. शेक्सपियर, his works were read and admired by Shakespeare, who was inspired by his style and themes. And if we talk about Renaissance period, Chaucer's influence can be seen in the works of many Renaissance poets who sought to emulate his realism and humor. So हम ये जानते हैं कि ये बिलोंग्स टू 14th सेंचुरी. तो 14th सेंचुरी के बाद के जो 200 साल थे, 15th and 16th सेंचुरी एंड लेटर 17th सेंचुरी, जो नेक्स्ट 2 to 300 ईयर्स थे, रेनेसां, शेक्सपियरियन, एलिजाबेथन एज, इन सब में चासर का इन्फ्लुएंस जो है लैंग्वेज एंड स्टाइल के टर्म्स की अगर बात करें तो इन्फ्लुएंस इनका काफ़ी नज़र आता है. If we talk about the importance of Chaucer's realism and humor, he has a realistic portrayal. He depicted everyday life and characters from all walks of life, from nobles to commoners, creating a vivid picture of
14th सेंचुरी इंग्लैंड। इनकी राइटिंग की सबसे बड़ी खूबी ये कि ही डेवलप्स एंड ही प्रेजेंट्स अ क्रॉस सेक्शन ऑफ 14th सेंचुरी। 14th सेंचुरी को अगर किसी ने इंग्लैंड को अगर किसी ने स्टडी करना हो समझना हो तो आपको चासर की प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स पढ़नी चाहिए। He had got witty observation. He was a master of satire, poking fun at the foibles and hypocrisies of his contemporaries. So हम ये जानते हैं कि आयरनी एंड सटायर दोनों साइड बाय साइड जो है वो एक्ट करते हैं। तो इनके यहाँ सटायर पाया जाता है जो कि उस वक्त के जो रिलीजियस कैरेक्टर्स थे, खासतौर पर जिनको हम एक्लीजियास्टिकल कैरेक्टर्स कहते हैं, उनकी फॉलीज एंड फाइबल्स के ऊपर और उनके जो हिपोक्रेसी इनके अंदर पाई जाती थी, तो उसके ऊपर इन्होंने सैटिराइज किया जो कि बहुत विविड है, बहुत विटी है, एंड दैट ऑल डिपेंड्स ऑन हिज ब्रॉड एंड रियलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। His use of allegory and satire, symbolic characters हैं, he used allegorical characters and events to convey moral lessons in social commentary. At the same time, जैसे मैंने पहले बताया, it is a social critique. His satirical wit exposed the corruption and hypocrisy of the church and the aristocracy. ये हम जानते हैं कि he belongs to the medieval period, late medieval period। तो late medieval period में जो दो बड़ी ताकतें, दो बड़ी पावर्स थी जो सोसाइटी को इन्फ्लुएंस कर रही थी, one was king and the other one was church। तो किंग और चर्च के नेक्सस के नतीजे में जो सोसाइटी की हालत थी, उसकी जो एग्जैक्ट पिक्चर है वो हमें इन सिंबॉलिक कैरेक्टर्स के थ्रू मिलती है चासर की प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स में। इन द एंड अगर हम बात करें जेफरी चासर के लेगेसी की, तो चासर्स वर्क कंटिन्यूज टू बी स्टडीड एंड एंजॉयड टुडे, स्टोरीज इन लैंग्वेज इन्फ्लुएंसिंग राइटर्स एंड रीडर्स फॉर सेंचुरीज। चासर की जो राइटिंग है, उनका लैंग्वेज है, उनका वर्ड्स हैं, उनका स्टाइल है, फॉर्म है, सब कुछ कॉपी किया गया बाद में लेटर 300 years में, एंड दैट पेव द वे फॉर द later progress of poetry in England, not only in England but all over the world. So here ends today's a brief lecture on Geoffrey Chaucer's work and his position in 14th century's literature. Inshallah, in coming lectures, we'll be discussing his prologue to the Canterbury Tales, some of the characters and the themes of the book. Keep watching. अगर कोई आप कमेंट या कोई क्वेश्चन करना चाहें तो ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।